नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 10 पे। भौतिक भूगोल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये भी खत्म होने वाला है। इसके बाद हम भारत भूगोल को लेंगे और उसके बाद लास्ट में एक पर्यावरण का टॉपिक है, उसको ले लेंगे। ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे अपन, है ना। हाँ, कोशिश करता हूँ अगले 10-15 दिन में मैं सारे चैप्टर निपटा दूँ। और ये भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा फ्री होके एक दिन में 2 क्लास ले सकूँ, है ना। तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीष जी, SK राठौड़ और भी जो लोग साथ में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 है ये, वायुदाब वगैरह पवने, इसका चैप्टर है। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? स्वागत है कमलेश, कोमल, कृष्णा, सभी का स्वागत है। अरे SK राठौड़ जी, रोज नहीं हो पाता है। आज तो मैं ऐसे आया हूँ, मेरी शाम को वापस क्लास है तो मैं यहाँ आ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बीच में टाइम निकाल के आया हूँ। मेरे पास बस ये 1 घंटा फ्री है, वापस क्लास में भागना है मुझे। हाँ, सबसे ज़्यादा जनजाति पूरे भारत में? मनीष जी, पूरे भारत में पूछ रहे हो क्या? स्वागत है प्रियंका जी। 113.25 बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका सही आंसर क्या है? 113.25। ये समुद्र की सतह पर जो औसत वायुमंडलीय दाब रहता है वो कौन सा है? 113.25 मिलीबार। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? ऊंचाई के साथ बताइए। स्वागत है नरेश जी, प्रवीण सिंह जी। नीचे नहीं आ रहा क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वायुमंडलीय ताप क्या होगा? घटेगा। वायुमंडलीय ताप क्या होगा? घटेगा। सर्वाधिक आपको सतह पर मिलेगा, है ना। और जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे वायुदाब घटेगा, है ना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, समदाब रेखाएं क्या दर्शाती है? समदाब, आइसोबार्स। हाँ फैसल, एनसीईआरटी के अनुसार जौग जलप्रपात है, 253 मीटर की हाइट है। और हमारा जो कुंचिकल जलप्रपात है ना, कुंचिकल जलप्रपात क्या स्टेप में है? ऐसे स्टेप में है, तो इसको अपन बोलते हैं कास्केड वाटरफॉल। जबकि उसमें जॉग फॉल्स में पानी सीधा नीचे आकर गिरता है। ठीक है, तो जॉग फॉल्स को ही लेना, एनसीईआरटी में जॉग फॉल्स ही लिखा हुआ है। और मनीष जी, आई थिंक अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति आप पूछ रहे हो, मेरे ख्याल से भील होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जहां तक मुझे याद है, भील जनजाति है। ठीक है। समान दाब वाले स्थान, समान दाब वाले स्थान को अपन क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरोलियस बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हाँ, कोरोलियस बल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वैसे फैसल मैं आपको बताऊं, जैसे कुंचिकुलम में आपको वो हुआ ना, वाराही नदी पर जो है, शिमोगा कर्नाटक के अंदर, तो इससे भी ऊंचा जलप्रपात वैसे मेघालय में है, समझ रहे हैं आप। पर वो फिर है ना, वो भी कास्केड वाला है, इसलिए जॉग फॉल्स है। हाँ, भीली है, मेरे को याद है। भील जनजाति सर्वाधिक है। हाँ, देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायुमंडल में चलने वाली पवनों की दिशा जो है वो प्रभावित होती है, अर्थात वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। पवनों के विचलन के लिए जिम्मेदार बल को कोरोलियस बल कहा जाता है। और कोरोलियस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, कोरोलियस बल भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। बात समझ रहे? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या निर्धारित करता है? दाब प्रवणता बल क्या डिसाइड करता है? क्या कहोगे?
उम्मीद करता हूं आप ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आप अपने नोट्स में मेंशन कर रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, अपनी जो थ्योरी है उसके साथ इन वन लाइनर्स को जोड़ दो, इसका फिर मुकाबला ही नहीं है। आप देख लेना एग्जाम में। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। पवनों की जो गति, हवा लिख दिया, इसको पवन लिखना चाहिए था वैसे। हवा की जो गति है, जितना ज्यादा दबाव का अंतर होगा गति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी पवन का उदाहरण नहीं है? स्थायी पवन, स्थायी पवन, सनातन पवने, वैश्विक पवने, ग्लोबल विंड्स, सब इसी के नाम है। इनमें से कौन सी नहीं है बताइए। सॉरी, हाँ बिल्कुल नरेश जी, इन्हीं को रिवाइज करके जाना। एग्जाम से पहले एक बार मैराथन आप रिवीजन का मैराथन लगाना अपना खुद का, है ना। मानसूनी पवने जो हैं, मानसून पवने, ये स्थायी पवनों का उदाहरण नहीं है। स्थायी पवनों के 3 उदाहरण है: व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ठीक है, ये लोकल विंड्स का उदाहरण है। हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल, ये किससे संबंधित है? बताइए। हेडली सेल, फेरल सेल, हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल का संबंध किससे है? हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल का संबंध किससे है बताइए। बिल्कुल सही आ रहा है। वायुमंडल का त्रिकोशिकीय परिसंचरण, या फिर हमारे वायुमंडल के अंदर जो हमने कटिबंधों की बात की थी, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध से उपोष्ण कटिबंध की तरफ जो जाता है वो हेडली सेल है। समझ रहे हैं आप? उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध की तरफ जो जाता है पछुआ पवने, वो फेरल सेल है। सॉरी। और जो ध्रुवों से शीतोष्ण कटिबंध की तरफ आता है उसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय सेल, है ना। तो ये 3 सेल है: हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल। डोल ड्रम्स क्या है? डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स क्या है? डोल ड्रम्स, देखिए हमारी भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का वो इलाका जहां पर पवनें बिल्कुल नहीं चलती हैं, साल भर लो प्रेशर रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन डोल ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। तो भूमध्य रेखा का निम्न दाब क्षेत्र जहां हवाएं शांत रहती हैं उसे क्या कहते हैं? डोल ड्रम। व्यापारिक पवनें किस अक्षांश से किस अक्षांश की ओर चलती हैं? व्यापारिक पवनें, हाँ जी, व्यापारिक पवनें। क्या कहेंगे? व्यापारिक पवनें कहां से कहां चलती हैं? बिल्कुल सही है। देखिए व्यापारिक पवनें जो हैं हमारे यहाँ पर 0 डिग्री पर है उष्ण कटिबंध, और लगभग 23.5 से 35 डिग्री के आसपास है उपोष्ण कटिबंध। इनके बीच में जो पवनें चलती हैं इन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है व्यापारिक पवनें। अश्व अक्षांश किस दाब पेटी से संबंध रखता है? अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश किस दाब पेटी से संबंध रखता है? 40 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। 40 डिग्री अक्षांशों को
जहां पर हवाएं इतनी तेज गति से चलती है कि पुराने समय में व्यापारी जहाज जो अपने साथ घोड़े लेकर जाते थे, जहाज का संतुलन बनाने के लिए घोड़ों को पानी में धक्का दे देते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। ये 40 डिग्री के आसपास अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ ये पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय मानसून मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रवण प्रणाली का उदाहरण है, बताइए। देखिए, भारतीय मानसूनी पवनें हैं, इन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति ही जो हुई है वो मौसम शब्द से हुई है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब था कि वे पवनें जो बारिश लेके आती है। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल सही है, मौसमी पवनें आपका आंसर। लू किस प्रकार की पवन है? लू, लू किस प्रकार की पवन है? आज आपके आंसर बड़े सही आ रहे हैं। चैप्टर भी ऐसा ही है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के जो चैप्टर्स है ना, देखो आप है ना, एक बार सिलेबस को वापस गो थ्रू करिए और देखिए किस चैप्टर में से नंबर नहीं कटाने हैं। उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको इतना पक्का कर लीजिए कि इसमें से नंबर कट ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? मैं बता दूं, 66 में से सिर्फ 6-7 चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं जिसमें से नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज आप आराम से नंबर निकाल सकते हो। गर्म स्थानीय पवनों का उदाहरण है लू, जो भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में चलती है। ठीक है। फोएन पवनें किस कारण उत्पन्न होती है? फोएन, फैसल, ये तो वन रिपोर्ट में देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, है ना। ग्रोथ वाला अभी एग्जैक्टली याद नहीं है यार। ठीक है, वो तो आप वन रिपोर्ट देखो ना, उस वन रिपोर्ट में आ जाएगा आपको। वन रिपोर्ट चेक करो एक बार। देखूं क्या मैं सबसे ज्यादा मैंग्रोव? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र लिखा हुआ है, उड़ीसा का तो नाम ही नहीं है इसमें। आई थिंक आंध्र प्रदेश आंसर सही होना चाहिए। ठीक है। हाँ, देखिए, पर्वतों के अनुवात यानी कि नीचे की ढलानों पर जब पवनें गर्म होने के कारण नीचे उतरती है तो इसे क्या कहा जाता है? फोइन कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नमी वाली पवनें जो हैं, जैसे आल्प्स पर्वत वगैरह की ढलानों से टकराती है और वहां से ठंडी पवनें नीचे की तरफ उतरने लग जाती है, इसी को अपन क्या वहां पे फोन कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का दबाव होता है? चक्रवात के केंद्र पे किस प्रकार का दबाव होता है? जब कभी भी चक्रवात बनते हैं, लो प्रेशर बीच में फंस जाता है और हाई प्रेशर की हवाएं इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। अगर ये गर्म और ठंडी पवनों की टक्कर किसी समुद्र के ऊपर होती है तो चक्रवात उठते हैं, और अगर यही टक्कर कभी धरती पर होती है, जमीन पर होती है, तो आंधियां चलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लो प्रेशर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब नाम में ही ट्रॉपिक है तो इसमें तो आपको गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ट्रॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, ट्रॉपिक का मतलब होता है उष्णकटिबंध, समझ रहे हैं यार। और भूमध्य रेखा के आसपास, है ना, क्या रहता है? हमेशा उष्णकटिबंध रहता है। तो
भूमध्य रेखा के आसपास जो हमारा उष्ण कटिबंध है वहां पर आपको ये चक्रवात मिलेंगे। टाइफून शब्द किस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रयोग किया जाता है? टाइफून, टाइफून शब्द का प्रयोग कहां होता है? और आप मुझे यह भी बताएंगे कमेंट करके कि वेस्ट इंडीज या कैरेबियन सागर, यूएसए, इसके आसपास जब चक्रवात उठते हैं तब उनका क्या नाम होता है? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। टाइफून शब्द का इस्तेमाल होता है दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर, ये जो फिलीपींस, जापान, चाइना, इसके बीच का जो इलाका है यहां पर उठने वाले जो चक्रवात है उन्हें टाइफून कहा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कैरेबियाई खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, वेस्ट इंडीज, यूएसए, यहां पर जब चक्रवात उठते हैं तो इनका क्या नाम है? मुझे कमेंट करके बताइए। प्रति चक्रवात सामान्यतः किस प्रकार के मौसम से संबंधित होते हैं? हरिकेन, बिल्कुल सही, हरिकेन कहा जाता है, करेक्ट है भैया, हरिकेन। बिल्कुल सही है, हरिकेन। प्रति चक्रवात सामान्यतः किस मौसम से संबंधित है? प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, हाई प्रेशर बीच में फंस जाता है और अंदर से बाहर की तरफ हाई प्रेशर की हवाएं घूमती है और लो प्रेशर बाहर रहता है। समझ रहे हैं आप? प्रति चक्रवात तब बनता है जब शांत और स्वच्छ आकाश हो। क्या हो? शांत और स्वच्छ आकाश हो। वाताग्र का निर्माण कब होता है? वाताग्र फ्रंट्स कब बनते हैं? हाँ, इंडिया में हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है, बिल्कुल सही है, साइक्लोन कहा जाता है। ये गड़बड़ हो गया यार आपका। नहीं 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 नहीं, देखो गर्म व ठंडी पवनों की टक्कर, ठंडी पवनों की टक्कर से क्या बनते हैं? वाताग्र बनते हैं। प्रेशर तो क्या होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर की तरफ पवनें भागती हैं, बट वो पवन होती कैसी है? अगर किसी जगह पर उच्च दाब है तो वहां से आने वाली पवन ठंडी होगी, कहीं पर निम्न वायु दाब है तो वहां की पवन गर्म होगी। इन दोनों की जहां टक्कर होगी, जो फ्रंट होगा इनका, मतलब जो मिलने का स्थान होगा, वो उसे को वाताग्र बोलते हैं। तो भिन्न तापमान वाली वायु राशियां जब मिलती है तब वाताग्र का निर्माण होता है। शीत वाताग्र के गुजरने पर आमतौर पर क्या मौसम होता है? अगर ठंडी हवा की मात्रा ज्यादा हो, किसकी? ठंडी हवा की मात्रा ज्यादा हो, वो गर्म हवा को क्या पीछे धकेलती है, तब इसको शीत वाताग्र बोलते हैं। तो अगर कहीं पर कोल्ड फ्रंट है तो क्या होगा? ओके ओके, बी आंसर आ रहा है। देखो ठंडी हवा की मात्रा ज्यादा है ना, तो ये गर्म हवा को क्या करेगी? और तेजी से ऊपर फेंकेगी। गर्म हवा वैसे भी ऊपर जाती है, ठंडी हवा वैसे भी नीचे रहती है। तो जब अगर ठंडी हवा की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या करेगी? गर्म हवा को और ऊपर पुश करेगी, और इसके कारण क्या होगा? तेजी से बादलों का निर्माण होगा और गरज और चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। तापमान में गिरावट होगी ठंडी उसके कारण, पवनों के कारण। उष्ण वाताग्र से गुड़ने पे क्या होता है? वार्म फ्रंट क्या होता है? उष्ण वाताग्र। अभी जो किया था देखो, तेजी से वर्षा होना, ये ठंडे वाताग्र का उदाहरण था। तो अगर गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं तो क्या होगा? हल्की बारिश और निरंतर बारिश होगी। कई बार होता है ना, बारिश की झड़ी लग जाती है,
वो झड़ी कब लगती है? गर्म हवा ज्यादा है और धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ रही है। घर्षण बल हवा की गति को कैसे प्रभाव पड़ता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अरे घर्षण बल कहीं पर भी लगे, घर्षण लगने पर क्या होता है? घर्षण किसी भी चीज पर लगता है ना, तो वो उसकी गति को नकारात्मक करता है, अर्थात गति को रोकता है या कम करता है। गति के विपरीत दिशा में काम करने वाला बल ही तो घर्षण बल है। जेट धाराएं कहां पाई जाती है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहां पाई जाती है? बताइए जल्दी से, जेट स्ट्रीम कहां पाई जाती है? बिल्कुल सही है। देखो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है ना, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर है, ठंडी पवने हैं, मतलब ठंड है, तो अचानक से ऐसे हॉरिजॉन्टल यूं जनरली क्या होता है, गर्म पवने ऊपर की तरफ जाती है, पर ऊपर की जो ठंडी पवने हैं अचानक से अगर नीचे गति कर ले तो इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग से नीचे उतरती है। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री समीर की दिशा क्या होती है? समुद्र समीर, ठीक है, सी ब्रीज। ठीक है, सही है, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही मनीष, 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी रफ्तार हो जाती है, तेजी से नीचे उतरती हैं। पश्चिमी और पूर्वी दो प्रकार की हैं जेट स्ट्रीम। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री समीर की दिशा क्या होती है? या आप इसमें यूं ही फंस रहे हो, इसमें दिशा नहीं होती है। स्थल समीर जल समीर वाला ही क्वेश्चन है ये, स्थल समीर जल समीर वाला ही क्वेश्चन है, आप यूं ही फंस गए। अरे भाई उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, समुद्री समीर क्या होगी? अरे भाई समुद्रों से स्थल की ओर चलना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, समझ रहे आप? समुद्र से स्थल की ओर ही तो चलेगा ना, पश्चिम पूर्व यहां पे चक्कर ही नहीं है, समुद्र से स्थल की ओर। भूल गए क्या? समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, पूर्व पश्चिम का या कोई लेना देना ही नहीं था। निम्न कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है। धरातलीय विषमता, ओके। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरोलियस बल लगता है। आपको सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। बोलो इसका आंसर बोलो। यार यही शब्द गलत हो गया आपका। अरे परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूम रही है, एक ही जगह पर घूम रही है, तो इसको घूर्णन बोलते हैं। तो वो कोरोलियस बल घूर्णन के कारण लगता है, चारों तरफ घूमने के कारण थोड़ी लगता है? तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि केवल एक ही सही है, नहीं समझे? अरे परिक्रमण तो ऐसे होगा ना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, जबकि हम बोलते हैं क्या, घूर्णन, घूर्णन के कारण लगता है। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही है। और धरातलीय विषमता प्रभावित करती है। दक्षिणी गोलार्ध में धरातल नहीं है, जल ज्यादा है, तो पवनें तेज गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपका थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, स्थल मार्ग ज्यादा है, तो पवनों की गति थोड़ी धीमे होती है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात का लैंडफॉल संबंधित है। लैंडफॉल का मतलब क्या है? वार्षिक तापांतर का अर्थ है माही जी, एक वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। भूमध्य रेखा पर साल भर एक ही जैसा तापमान रहता है, वहां सिर्फ ग्रीष्म ऋतु रहती है, वहां सर्दी का मौसम आता ही नहीं है। आप ऐसा समझो माही जी कि अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, आप इसका अंतर निकाल लो। हम उष्णकटिबंध में नहीं रहते हैं, हम उपोष्ण में रहते हैं। हमारा अधिकतम तापमान गर्मियों में 42 से 45 और सर्दियों में 10 से 15 हो जाता है। तो देखो ताप का अंतर बढ़ गया, समझ रहे? इसका मतलब यह था, बिल्कुल सही है। चक्रवात जब जमीन पर पहुंचता है, नीचे से टकराता है जमीन से, इसी को क्या बोलते हैं? लैंडफॉल बोलते हैं। दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से कौन सी वायुमंडलीय जलवायु घटना होती है? देखो, जब भी दो भिन्न स्वभाव वाली राशियां आपस में एक दूसरे से टकराती है तो सबसे पहले क्या बनते हैं? वाताग्र बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? वाताग्र। एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो, बिल्कुल सही है। पेरू के तट पर जो प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा चलती है उसे ही एल नीनो या ला नीनो कहा जाता है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हाँ, हेलो। हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में, अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। घर पे गैस सिलेंडर वाला आया हुआ है, उठाना बहुत जरूरी था, उसको मकान नहीं मिल रहा है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, केंद्र के अंदर हमेशा क्या रहेगा? निम्न दाब उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यह इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। उष्णकटिबंध में वैसे पवनें क्लॉकवाइज घूमती है, पर चक्रवात के अंदर हमेशा पवन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसको रट लेना आप, ठीक है? ओके। कोरोलियस बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अरे, अभी फोन नहीं उठाता ना, और घर पता चल जाता कि फोन आया, मैंने उठाया नहीं है, एंट्री बनती आज। 10-15 दिन हो गए हैं। हम्म। देखिए, कोरोलियस बल हमेशा दाब प्रवणता के विपरीत कार्य करता है। बात समझ रहे हैं? समांतर कार्य नहीं करता है, ठीक है? समांतर कार्य नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। पर्वतीय
ढाल ठंडे होने पर सघन घाटी में नीचे उतरती है, तब इस पवन को क्या कहते हैं? पर्वतीय ढाल लिखना था यार, है ना, ढाब लिख दिया इस। हाँ, पर्वतीय ढाल ठंडे होने पर जब सघन, अरे भाई ऊंचाई से नीचे जब आता है, ऊपर से नीचे घाटी में पर्वत के शिखर से नीचे पवन आ रही है नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? ये गलत हो गया आपका, इसको पर्वतीय समीर बोलते हैं। पर्वतीय है ना, पर्वतीय समीर, ऊपर से नीचे उतरना, पर्वतीय समीर। स्थल जल तो यहां हो ही नहीं सकता, यहां पे तो घाटी या पर्वत समीर होगी ना। इसका सही आंसर है पर्वतीय समीर। टॉर्नेडो सामान्यतः कहां उत्पन्न होते हैं? टॉर्नेडो, टॉर्नेडो सामान्यतः कहां उत्पन्न होते हैं? हाँ, देखिए टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों के अंदर उत्पन्न होते हैं। कहां पर? मध्य अक्षांशों में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट है, इस तरफ जहां पे हिंद महासागर है, वहां पे इन्हें कहा जाता है विली विली। डोलड्रम पेटी पाई जाती है, लास्ट सवाल है शायद। बिल्कुल, आज का आखिरी सवाल, डोलड्रम पेटी कहां पाई जाती है? अभी तो किया था यार डोलड्रम। बिल्कुल सही है। डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहां पर? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। डोलड्रम के बारे में चर्चा हो गई थी पीछे कि वह भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जहां पर पवनें नहीं चलती है, साल भर निम्न वायुदाब रहता है, वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे डोलड्रम कहा जाता है। तो ये हमारा आज का अंतिम सवाल था, चैप्टर नंबर 10, और कल मैं लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 11। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन से आपको मदद मिल रही होगी, आपके आंसर बहुत सही भी आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख लेना, उम्मीद कर लेना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देखना ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।